अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसे आप सबको पता है कि हमने एक प्रॉमिस आप लोगों से किया है कि हम आपका सिलेबस कंप्लीट करके देंगे और इसके लिए आपको बेटे कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और आज हमने ये डिसाइड किया है कि हम क्लास 11th का पहला यूनिट द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने वाले हैं। और आई होप आपने बहुत टाइम से वेट किया है, थोड़ा सा हमें डिले हो गया है लेक्चर्स को स्टार्ट करने में, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन अब से आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। जैसे आपने लिविंग का कंसेप्ट तो बहुत पहले से सुना होगा, तो ये लिविंग एक्चुअल में होता क्या है हम बोलेंगे। लिविंग जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ये एक ऐसी एंटिटी है दैट स्टेज अलाइव। कोई ऐसी बॉडी दैट स्टेज अलाइव, उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर एबल टू classify living organisms, we are able to distinguish living organisms from non-living things. हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे हम बेटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए, जैसे आपके आसपास एनिमल्स होते हैं, दे आर लिविंग। आपके आसपास प्लांट्स होते हैं, दे आर लिविंग। माइक्रोब्स होते हैं, दे आर लिविंग। और लिविंग कहने के लिए उनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिन प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिटेल में आज पढ़ना है। आपने सुना होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो सेल्स के बने होते हैं। याद रखोगे आप बेटे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ये लिविंग वर्ल्ड है, इसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने इंक्लूड करा है। जैसे एनिमल्स है, जैसे प्लांट्स है, जैसे माइक्रोब्स है। और इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए और इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए हमने उन कैरेक्टर्स को डिटेल में पढ़ना है और आपको उन कैरेक्टरिस्टिक्स को बेटे लर्न भी करना है, क्योंकि आपको नीट में अपियर होना है। आपको क्लास 11 की आगे जाके फिजियोलॉजी पढ़नी है, एनाटॉमी पढ़नी है। इसीलिए पहले लिविंग सिस्टम से हमने स्टार्ट किया है ताकि आपकी बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग हो। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करोगे, हम भी मेहनत आपके लिए करेंगे। और आपको कहीं वहां यहां जाने की जरूरत नहीं है, आपको लाखों में फी भरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आए हैं, हमारी जिम्मेदारी जो है वो आपका पूरा सिलेबस है, 11th का सिलेबस हो, 12th का हो और नीट का हो, हम कंप्लीट करके देंगे। तो अपने टॉपिक पे आएंगे। हमें आज डिस्कस करना क्या है। हम हमारा जो मकसद है वो आज ये है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन है? प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और माइक्रोब्स भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर लिविंग। व्हाई दे आर लिविंग? इनमें क्या ऐसा है? देखो बेटे, इनमें क्या है, इनमें बहुत सारे कैरेक्टर है जो आपको अभी जानने हैं। जो ये ऑर्गेनिजम्स है, दे आर फाउंड ऑन अर्थ, ये जमीन पे पाए जाते हैं बेटे। ये कुछ एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ जैसे बैक्टीरियंस, जैसे माइक्रोब्स, दे आर कॉस्मोपॉलिटन, दे कैन एक्सिबिट इन एवरी काइंड ऑफ हैबिटेट। यहाँ पे आपको याद रखना है, जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दे शो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बेटे ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम उनको लिविंग कहते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स को, कुछ बॉडीज को नॉन लिविंग कहते हैं। ऐसे ही आपको याद रखना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आप किसको बोलोगे और नॉन लिविंग किसको बोलोगे। सबसे पहले जो कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर की आज बात होगी, दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है बेटे? ग्रोथ का सिंपल मीनिंग है टू इंक्रीज इन साइज, टू इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम
या नंबर चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनका नंबर इंक्रीज हो जाए। एक बैक्टीरिया है, उसने रिप्रोड्यूस किया, 10 बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करा, तो दैट इज ग्रोथ। अगर किसी सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, सेल का साइज इंक्रीज हो जाए, दैट इज आल्सो ए ग्रोथ। और इसी तरह से किसी प्लांट की अगर बात करेंगे, इस साल प्लांट इतना है, अगले साल इतना होगा, क्या हुआ? ग्रोथ होगी प्लांट की। माइक्रोब्स ने रिप्रोड्यूस किया। ह्यूमंस की बात करें, जब एक बच्चा पैदा होता है इतना सा होता है, कल को इतना होगा, कल को इतना बड़ा होगा, है कि नहीं? इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रोब्स हो, हर एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। लेकिन यहां पे हमें कंट्राडिक्शन है ग्रोथ में, कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में भी ग्रोथ होती है, लेकिन जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में बेटे ग्रोथ होती है, दैट इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या है? बाहर से कोई चीज डिपॉजिट होता है, और वो डिपॉजिट होने की वजह से उनका साइज इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। उस चीज को भी, वॉल्यूम इंक्रीज होने को, साइज इंक्रीज होने को हम ग्रोथ कहते हैं। इसका मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में भी ग्रोथ होती है, लेकिन दैट ग्रोथ इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है, दैट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। लेकिन ग्रोथ तो ग्रोथ है, नॉन लिविंग में भी होता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ होती है। तो अब क्या ग्रोथ के बेसिस पे, हाँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, इनमें ग्रोथ होती है, सेल्स का साइज इंक्रीज होता है, सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, सेल्स का मास इंक्रीज होता है, दैट इज ग्रोथ। लेकिन वो जो ग्रोथ होती है, कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी बेटे ग्रोथ होती है, उनका साइज भी इंक्रीज होता है। लेकिन यहां पे आप एक चीज याद रखोगे, ग्रोथ तो होता है लिविंग में भी और नॉन लिविंग कंपोनेंट में भी ग्रोथ होती है, लेकिन ग्रोथ के बेसिस पे अब हम तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बोलोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं बोलूंगा लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, आप बोलोगे नॉन लिविंग भी ग्रो करता है, तो हम क्या क्लासिफाई कर पाएंगे लिविंग नॉन लिविंग को ग्रोथ के? ना बेटे, इट इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए हमें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है, जहां हम पता कर सके कि ये लिविंग क्यों है, इसमें कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो इसको नॉन लिविंग कंपोनेंट से अलग करता है। शाबाश। इसके बाद हमारे पास कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, ताकि उनकी जो स्पीशीज है वो आगे बढ़ती रहे। उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस। जहां पे एक ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा ताकि उनका नंबर, उनकी स्पीशीज आगे बढ़ती रहे। ये एक प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। लेकिन यहां पे भी हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शन है हमारे पास? हमारे पास एक एक्सेप्शन होती है बेटे, म्यूल। म्यूल जो है, जब हॉर्स और डोंकी आपस में क्रॉस करता है, उनका जो ऑफस्प्रिंग बनता है, दैट इज म्यूल। ये अलग स्पीशीज है और ये अलग स्पीशीज होती है जब दो अलग स्पीशीज आपस में क्रॉस करते हैं, क्योंकि हॉर्स की अलग स्पीशीज है, डोंकी की अलग स्पीशीज है। इस वाली कॉम्बिनेशन को, इस क्रॉस करने को या इस वाली स्पीशीज को हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक स्पीशीज। जब दो अलग स्पीशीज आपस में क्रॉस करती है, उस स्पीशीज को हम इंटरस्पेसिफिक स्पीशीज कहते हैं। ये एक ऐसी स्पीशीज होती है जहां दो डिफरेंट स्पीशीज, दो मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज आपस में क्रॉस करेंगे, तो बना क्या? जब हॉर्स और डंकी ने क्रॉस किया तो म्यूल बना, या अगर हॉर्स और डंकी क्रॉस करेगा तो वहां से हिनी भी बनता है। हिनी जो है, ये भी क्या होता है? ये भी एक इंटर स्पेसिफिक स्पीशीज है, लेकिन ना ये रिप्रोड्यूस कर पाती है और ना ही ये रिप्रोड्यूस कर पाती है। तो अब हम कहेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ये कुछ ऐसे, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कैन रिप्रोड्यूस, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है, दे कांट रिप्रोड्यूस बेटे, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। हाँ, रिप्रोड्यूस म्यूल नहीं कर पाता है, हिनी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो इनका ये कैरेक्टर, रिप्रोडक्शन ना करना, इनको रिजेंबल कराता है किनके साथ? नॉन लिविंग के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई चेयर है या हमारे पास पैसा है, क्या वो रिप्रोड्यूस करता है? बिल्कुल भी नहीं।
नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। और इसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज है जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। रिप्रोडक्शन न करने के बेसिस पे उनका जो कैरेक्टर है वो नॉन लिविंग के साथ रिजेंबल करता है। इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कर। नो डाउट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू रिप्रोड्यूस, मतलब वो रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी स्पीशीज होती है जो बेटे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, और रिप्रोडक्शन ना करना उनको रिजेंबल करवाता है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ। इसीलिए हम कहेंगे कि रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। इसी तरह से हमारे पास कुछ और ऑर्गेनिजम्स है। कुछ और ऑर्गेनिजम्स में हम किसकी बात करेंगे बेटे? हमारे पास कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में बात करनी है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये इंटरस्पेसिफिक, अब सारी इंटरस्पेसिफिक जो स्पीशीज है, हमारे पास टाइगॉन है, हमारे पास लाइगर है, दे कैन रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो ये म्यूल एंड हिनी है, दे आर इंटरस्पेसिफिक, ये बेटे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, दे आर स्टीराइल। और स्टीराइल होना इनको रिजेंबल करवाता है किनके साथ? नॉन लिविंग के साथ। इसीलिए हम रिप्रोडक्शन के बेसिस पे फिर से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते किनसे? नॉन लिविंग कंपोनेंट से। नाउ वी हैव अनदर कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब है बेटे द सम टोटल एक्टिविटीज या द सम टोटल केमिकल रिएक्शंस, द सम टोटल केमिकल रिएक्शंस, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर लिविंग सिस्टम के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे, उन सारी एक्टिविटीज को, उन सारी रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या नॉन लिविंग में फोटोसिंथेसिस होता है? नहीं होता है। क्या नॉन लिविंग में रेस्पिरेशन होता है? नहीं होता है बेटे। अब आप याद रखोगे, अगर इसी मेटाबॉलिज्म को हमने क्लासिफाई किया है किसमें? एक एनाबॉलिज्म में, दूसरा कैटाबॉलिज्म में। हमारे मेटाबॉलिज्म के दो क्लासेस है, दो टाइप्स है, एक है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। अब क्या है ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म? देखो बेटे, सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं, हमारे पास अगर हमारे सेल्स के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होगी? जब छोटे छोटे अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे। जब अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं, जब प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर होती है, तो उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। यानी जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो एक बड़ी प्रोटीन की चेन बनती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। क्या नॉन लिविंग में प्रोटीन सिंथेसिस होती है? नहीं होती है। हाँ, बैक्टीरिया में होती है, लेकिन बैक्टीरिया तो लिविंग है। बाकी प्लांट्स में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, एनिमल्स में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगी? जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा। दैट प्रोसेस कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म बेटे किस में देखने को मिलेगा? लिविंग में, नॉन लिविंग में? बेटे लिविंग में देखने को मिलेगा। प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरिया में होती है, प्रोटीन सिंथेसिस प्लांट्स में होती है, प्रोटीन सिंथेसिस एनिमल्स में होती है। अब अगर आपको एनाबॉलिज्म का प्रोटीन सिंथेसिस याद नहीं रहेगा, आप और एक एग्जांपल से याद रखोगे। जब 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड 6 टाइम्स वाटर से कंबाइन होता है, तो बनता है ना ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स O2। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, प्लांट्स में ये प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या फोटोसिंथेसिस मेटाबॉल? हाँ बिल्कुल बेटे, वो तो मेटाबॉलिज्म ही है। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस वाली एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, तो हम कहते हैं कि प्लांट परफॉर्म्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी। फोटोसिंथेसिस जो है दैट इज अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जहां छोटे छोटे सब्सटेंसेस, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं ना, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनके सेल्स के अंदर, उनके टिश्यूज के अंदर, उनके ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है बेटे? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में आप एनाबॉलिज्म कहते हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस एनाबॉलिज्म है। जैसे फोटोसिंथेसिस जो है इट इज आल्सो एन एनाबॉलिक प्रोसेस। अब अगर हम बात करेंगे, एनाबॉलिक तो आपको समझ आया, जहां छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। अब अगर हम बेटे कैटाबॉलिज्म की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट कैटाबॉलिज्म, तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है? देखो याद रखोगे आप, कैटाबॉलिज्म होता है
जब हमारे बॉडी में या प्लांट में या माइक्रोब में कोई एक कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, जब एक कॉम्प्लेक्स की क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन होगी, तो बहुत सारे, जैसे हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज है, जब एक कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा तो बहुत सारे सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस बन जाएंगे। अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज प्रेजेंट है, ये ब्रेक होता है पायरुवेट में, और पायरुवेट ब्रेक होता है किसमें, जो आपने 10th में पढ़ा होगा रेस्पिरेशन में, पायरुवेट ब्रेक होता है 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड में, 6 टाइम्स वाटर में, और कुछ और केमिकल्स 38 एटीपी रिलीज होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म? बेटे इसको बोलोगे ना कैटाबॉलिज्म। अभी कहा ना मैंने, अभी कहा ना कि जहां पे एक बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, इतने इतने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जब एक बड़ा मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, उस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जरा मुझे बता दो, किस लिविंग नॉन लिविंग सिस्टम में फोटोसिंथेसिस हुई है आज तक? किस नॉन लिविंग सिस्टम में आज तक रेस्पिरेशन हुई है? हुआ है कुछ ऐसा? किस नॉन लिविंग सिस्टम में आज तक प्रोटीन सिंथेसिस हुई है? बिल्कुल बेटा ऐसा कहीं हुआ नहीं है, और इस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और वी हैव क्लासिफाइड मेटाबॉलिज्म इनटू एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। जैसे आपको बेटे पता है एनाबॉलिज्म में क्या चीज होती है, व्हाट actually occurs in anabolism, simplest substances combine together and form a large molecule, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, प्रोटीन्स बनेंगे। इसी तरह से फैटी एसिड्स जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स फैट बनेगा। मतलब इसी तरह से बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, आगे हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे कैटाबॉलिज्म भी याद रखोगे, एक ऐसी प्रोसेस जहां पे एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है और छोटे छोटे सब्सटेंसेस बनते हैं। क्या नॉन लिविंग कंपोनेंट में आज तक ऐसा हुआ है? नहीं ना हुआ है। तो अब क्या बोलोगे आप, डिफाइनिंग है या नहीं डिफाइनिंग है? हाँ, इट इज a defining property on the basis of metabolism we can differentiate between living component and non living component बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म। बेटे याद रखना, मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर पाते हैं किसको, लिविंग कंपोनेंट को, किससे डिफरेंशिएट करते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट से। क्यों करोगे, जरा मुझे बता दो कोई नॉन लिविंग कंपोनेंट जहां फोटोसिंथेसिस होती है, जहां रेस्पिरेशन होती है, जहां प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जहां बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर, माइक्रोब्स के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, जिन सारी तमाम एक्टिविटीज को, तमाम केमिकल रिएक्शंस को जो एक लिविंग सिस्टम के अंदर होती है, उन सारी एक्टिविटीज को बेटे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है, एनाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म में एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है, सिंपलेस्ट सब्सटेंस बनते हैं, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, दैट इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल क्या याद रखोगे बेटे, रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस कौन सी एग्जांपल है, एनाबॉलिज्म की एग्जांपल है, प्रोटीन सिंथेसिस कौन सी एग्जांपल है बेटे, प्रोटीन सिंथेसिस की जब बात करोगे दैट इज आल्सो एन एनाबॉलिक प्रोसेस। और एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक इन दोनों प्रोसेसेस को मिला के क्या बोलते हैं, इन दोनों प्रोसेसेस को मिला के हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। अगर ये क्लियर है तो मैं आपको सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ाऊंगा। जैसे पहला कैरेक्टर आपने ग्रोथ देखा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, दूसरा आपने मेटाबॉलिज्म देखा। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स है, एनाबॉलिज्म है और कैटाबॉलिज्म है। और इसके बाद हमारे पास और एक कैरेक्टर है जिसके बेसिस पे, तो यहां पे कह देना बेटे, जो ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म है, इट इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वी आर एबल टू क्लासिफाई लिविंग कंपोनेंट फ्रॉम नॉन लिविंग कंपोनेंट। शाबाश बेटे। इसके बाद इसको ध्यान में रखना, इसको एक नोटबुक आप लाओगे, नोट आज से ही आप मेंटेन करोगे बराबर एग्जाम तक। इसके बाद सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाट इज एक्चुअली सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन? आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बेटे है ये बने हैं किस चीज के, ये सेल्स के बने हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल्स का बना है, चाहे सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, सेल तो सेल ही है ना। शाबाश। चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, लिविंग है ना? हाँ लिविंग है जी।
क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, सर्वाइव तो करता है। इसी तरह से हम प्रोटिस्टा की बात करें, यूकैरियोट है। हम फंगस की बात करें, यूकैरियोट है। हम प्लांट की बात करें, यूकैरियोट है। और हम इसी तरह से एनिमल की बेटे बात करें, ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है, यूकैरियोट है। चाहे कोई प्रोकैरियोटिक सेल का बना है, कोई यूकैरियोटिक सेल का बना है, लेकिन सेल ही का तो बना है, सेल के बगैर कोई और चीज का तो नहीं बना है। इसी तरह से सेलुलर स्ट्रक्चर को और हम डिफाइन करेंगे। कोई यूनिसेल्युलर है, कोई एक ही सेल का बना है, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, या कोई मल्टी सेल्यूलर है। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी हम कहते हैं, जो आपको विटाकर ने आगे में पढ़ाऊंगा, विटाकर साहब ने कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ मल्टी सेल्यूलर होते हैं। लेकिन चाहे यूनिसेल्युलर है, चाहे वो एक ही सेल का बना है या एक से ज्यादा सेल्स का बना है, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? हाँ, कह सकते हैं किसी हद तक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन यहां पे भी एक एक्सेप्शन है, वो है बेटे वायरस की। वायरस जो है, क्या वो सेल है, क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्या वो सेल का बना है या नहीं बना है? बेटे ये एक एक्सेप्शन है, किस चीज की? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। आप कहोगे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। चाहे एक सेल का बना है, एक से ज्यादा सेल्स का बना है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल का बना है या यूकैरियोटिक सेल का बना है। लेकिन यहां पे हमें एक एक्सेप्शन जो आती है, दैट इज वायरसेस के रिलेटेड हमें थोड़ी सी एक्सेप्शन यहां पे आती है। अदरवाइज सेलुलर स्ट्रक्चर भी क्या था, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। बेटे याद रखना है, आपको ध्यान रखना है, वायरस क्या बना, एक्सेप्शन बनी। अभी तक बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए हैं, कुछ ने कहा वायरस लिविंग है, कुछ ने कहा वायरस नॉन लिविंग है। अब हम लोग, मैं कौन सा हो गया भाई डिसाइड करने वाला, लिविंग है या नॉन लिविंग है? मैं भी वही कहूंगा कि वायरस ऐसी एजेंसी है, वायरस ऐसा पार्टिकल है जिसमें कुछ कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिजेंबल होते हैं और कुछ कैरेक्टर जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट के हैं। इसीलिए हम अभी तक ये कह ही नहीं पाए कि वायरस सेल है या नहीं है। अब हम क्या कहते हैं, वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटी, न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटी। लेकिन हमारे यहाँ पे एक दीवार बन गया ना, ये जहां सेलुलर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, वहां तो हमारा ये दीवार बन गया, ये तो एक बैरियर बन गया कि अभी तक हम कहते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स का बना है, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, चाहे यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो। लेकिन यहां पे अब हम ये बात भी कहते हैं कि वायरस को बेचारे को कहां रखेंगे? वायरस तो एग्जिस्ट करता है, यूनिसेल्युलर के साथ प्लेस करें इसको, वायरस को यूनिसेल्युलर कहे, मल्टी सेल्युलर कहे, प्रोकैरियोट कहे या यूकैरियोट कहे? अभी तक हमने ये डिसाइड ही नहीं करा है कि ये बेचारा प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है, ये यूनिसेल्युलर है, ये मल्टी सेल्युलर है, या ये नॉन लिविंग है। अभी तक हमने बेटे इस चीज को डिसाइड नहीं करा है, क्योंकि इसमें आपको हमेशा जब भी कोई बोलेगा कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए हैं, बीजरनिका आया है, इवानोस्की आया है, बहुत सारे वायरोलॉजिस्ट आए हैं, मतलब उन बेचारों ने भी ये डिफाइन करा ही नहीं है। कुछ ने ऐसा बोला कि ये लिविंग है और कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कहा नॉन लिविंग है। तो बेटे मैं एक और बारी आपको थोड़ा रिवाइज करना चाहता हूं, क्योंकि हमने वादा किया है ना, हमने ये वादा किया है कि हम आप लोगों को 11th 12th और नीट का सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको प्रॉपरली समझ आना चाहिए। अगर बेटे मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं, 1 मिनट में हम रिवाइज करेंगे। पहला कैरेक्टर हमने ग्रोथ देखा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है, लेकिन साथ में आपने कंट्राडिक्टरी पॉइंट क्या देखा कि नॉन लिविंग में भी कहीं पे ग्रोथ होती है, उनका भी वॉल्यूम, उनका भी साइज इंक्रीज हो जाता है। कंट्राडिक्शन तो है। इसी तरह से हमने ये नहीं माना कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है बच्चा। इसके बाद हमने बात करी है किस चीज की, रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन जो है, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है ना, म्यूल है, हिनी है, जिनको हम इंटरस्पेसिफिक स्पीशीज कहते हैं। दे आरंट एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को बोलते हैं कि ये डिफाइनिंग, इट कांट बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन वी कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तीसरा कैरेक्टर आपने क्या देखा बेटे, मेटाबॉलिज्म। हाँ, मेटाबॉलिज्म एक
डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमने चौथा कैरेक्टर देखा है, इट वाज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? मैंने कहा है आपको बेटे, each and every organism is composed of cells, either single cell, either मोर देन वन सेल, है ना? चाहे वो सिंगल सेल का चाहे यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, इसी तरह से प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो। लेकिन एक्सेप्शन क्या है हमारे पास? वायरस। वायरस जो है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है बेटे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये क्या ये सेल का बना है या नहीं बना है, अभी तक हमने डिसाइड नहीं करा है। आगे में भी वो मैं डिसाइड होगा, क्योंकि आपको पता है साइंस एंड टेक में दिन ब दिन एडवांसमेंट आ रही है। मे भी आगे उसको किसी और ग्रुप में क्लासिफाई किया जाएगा या कोई नया वायरस आएगा जहां से हमें पता चलेगा कि हाँ ये सेल का बना है, या इसको हम ये कंसिडर करेंगे जैसा ये है तो वैसा ही रखेंगे इसको। इसके बाद तो मुझे लगता है आज हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा है। आई होप कि आप जिस तरीके से मैंने मेहनत करी है और आप इसी तरीके से मेहनत करोगे। मैंने कहा है ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होने देंगे, बराबर आपके एग्जाम तक हम बेटे साथ रहेंगे। कल इंशाल्लाह और मिलेंगे, कल आपको केमिस्ट्री क्लास भी होगा बेटे। अल्लाह हाफिज।